नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट की, जो मुकेश टाका सर की बुक है उसके बारे में। तो पहला टॉपिक अपन इसका कवर करेंगे, शैक्षिक प्रबंधन। एक प्रकार का आप क्रैश कोर्स की तरह ये क्लास रहेगी। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मार्केट में आप किसी भी शॉप से ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की मुकेश टाका सर की स्कूल मैनेजमेंट वाली बुक आप मार्केट में किसी भी शॉप से ये ला सकते हो। जाके वहाँ पे बुक की फ़ोटो दिखा देना, वो होगी तो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी होगी तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ से वो बुक मंगवा देंगे। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं शैक्षिक प्रबंधन। जो फर्स्ट ईयर में टॉपिक जुड़ा हुआ है शैक्षिक प्रबंधन में, पहला टॉपिक है अवधारणा, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य और इसके सिद्धांत। ठीक है, तो किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारा अपन देखेंगे। देखो, शैक्षिक प्रबंधन की अपन बात कर रहे हैं तो ये शिक्षा प्लस प्रबंधन से बना हुआ है। मतलब कि शैक्षिक प्रबंधन आने का क्या कारण था भाई, क्यों ज़रूरी थी शैक्षिक प्रबंधन के लिए? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और जो लर्निंग है वो प्रभावी अधिगम हेतु प्रबंधन और प्रबंधन हेतु प्रशासन की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए शैक्षिक प्रबंधन आया। अपन इसमें देखेंगे संकल्पना, इसके क्या कार्य, इसके क्या सिद्धांत है। तो मोटा मोटा आपको पता चल गया। शैक्षिक प्रबंधन अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और प्रभावी अधिगम हेतु प्रबंधन करना, और प्रबंधन हेतु क्या करना है, प्रशासन की आवश्यकता होती है। बात करते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा एक प्रकार से सीखना या आंतरिक योग्यता को बाहर निकालना, वही क्या है, शिक्षा एजुकेशन है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के संदर्भ में एक कथन कहते हैं, ये पूछा हुआ भी है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव के चरित्र का निर्माण करना है। कि शिक्षा व्यक्ति को क्यों दी जाती है, जिससे व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है। फिर अपन बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी क्या कहते हैं, शिक्षा मानव का सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम है। ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो कौन करता है, कि शिक्षा ही करता है। ये बात कौन कहता है, गांधी जी। देखो, चरित्र का निर्माण स्वामी विवेकानंद और गांधी जी कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे आपको बताया NCF 2005 कहता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास पर बल देता है, उसी प्रकार गांधी जी की ये डेफिनेशन है। फिर देखो रविंद्रनाथ टैगोर, ये कभी कभी एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, शिक्षा का मकसद आत्मा का साक्षात्कार करना है। आत्मा का साक्षात्कार करना है, ये बात कहते हैं। आत्मा का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना है। कि जो आप पढ़ाई करते हो उससे क्या है, आपके स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है और आपका मस्तिष्क भी है वो कैसा रहता है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। कोट्यारी आयोग कब आया था, 1964-66 वाला। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में बन रहा है। जो भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में बन रहा है, ये कथन किसका है, कोट्यारी का, और एग्जाम में पूछा हुआ भी कथन है ये। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में शिक्षा को समझने के बाद। ठीक है, इसमें आपको एक एक चीज़, देखो आपको ये बुक आपके पास ऐसा लगेगा कि टीचर आपको खुद पढ़ा रहा है। इसमें संगठन, प्रबंधन, प्रशासन के बारे में बात करेंगे ताकि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन को समझने में आसानी होगी। देखो कैसे, आपको पता है कि संगठन, 2 प्रकार के संगठन होते हैं। एक तो औपचारिक होता है, औपचारिक में आप स्कूल को समझ सकते हो। ठीक है, एक होता है आपके अनौपचारिक, जो स्कूल के बाहर भी के अलावा स्कूल के बाहर के अलावा जो भी गतिविधियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक। जैसे आपका परिवार है, ये भी क्या है, अनौपचारिक है ना। इसीलिए अब देखो, संगठन किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला सामूहिक समन्वित जो प्रयास है वही क्या है, संगठन है। मतलब कोई आपको लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपके लिए समूह के लिए काम करेगा। जैसे संगठन, एक विद्यालय भी क्या है, संगठन है। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, बैंक हो गया, दल हो गया, या कोई टीम हो गई, ये सब किस में आएंगे, संगठन में। सामूहिक प्रयास और आपके
लक्ष्य तक ये संगठन आपको पहुंचाते हैं। अब देखते हैं अपन प्रबंधन। तो संगठन आपको समझ में आ गया, विद्यालय क्या एक प्रकार का संगठन है। फिर है प्रबंधन। देखो प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, व्यवस्था करना, उचित प्रकार से लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यवस्था करना। जो आपके गोल है उसको अचीव करने के लिए एकदम सिस्टम से उसको व्यवस्था करना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रबंधन। इस प्रबंधन में क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले योजना बनेगी, फिर उसका समन्वय होगा, नियंत्रण होगा, निर्देश देना होगा, इसमें सारी चीज़ें ये आ जाएगी। विद्यालय, बैंक, होटल या कोई सामूहिक कार्यक्रम जैसे विवाह, पार्टी आदि भी प्रबंधन में आते हैं। अब देखो प्रशासन। प्रशासन को आप दो प्रकार से समझ सकते हो, ठीक है। एक तो निजी प्रशासन होता है, एक सार्वजनिक होता है। निजी में क्या होता है, जिसका स्वामी कोई व्यक्ति या संस्था होती है, ठीक है, वो आ जाएगी निजी, जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह, ठीक है। सार्वजनिक में जिसका स्वामी सरकार होता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर जो चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। ये प्रशासन दो प्रकार का होता है, निजी और सार्वजनिक। अब देखो, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। प्रशासन प्रबंधन से अधिक व्यापक है। पर आपको पता है कि जो प्रशासन है वो एक प्रकार सा वाइल्ड है, व्यापक है। किससे, प्रबंधन से व्यापक है। बिल्कुल, प्रबंधन तो अपन छोटा सा आ गया, प्रशासन में क्या है, सब चीज़ आ जाएगी, जिसमें निजी और सार्वजनिक। क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि प्रबंधन तो इसी प्रशासन का ही एक क्या है, अंग है। प्रबंधन किसका ही अंग है, प्रशासन के अंतर्गत ही तो आता है, ठीक है। और प्रशासन में पदों सोपान पाया जाता है, और प्रशासन में क्या अलग अलग सोपान होते हैं, रेलवे प्रशासन और शिक्षा का प्रशासन। जैसे आप देख सकते हो, कर्मचारी, अधिकारी, उच्च अधिकारी, ये निर्देशक, ठीक है। इससे इनका ऑर्डर चलता रहता है। अब देखो प्रबंधन और शैक्षिक प्रबंधन में अपन बात करते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, प्रबंधन और शैक्षिक प्रबंधन। अब तो एक एक चीज़ को आराम से देखना, एक प्रकार का आपके ये सिलेक्शन कंटेंट रहेगा, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो, प्रबंधन और शैक्षिक प्रबंधन। किसी भी संगठन की सफलता, संगठन यहाँ पे क्या हो गया, स्कूल हो गया ना। किसी भी संगठन की सफलता कुशल प्रबंधन पर निर्भर, मतलब कोई भी, आपको पता है कि स्कूल भी, आज कोई स्कूल टॉप पे स्कूल है तो उसका क्या चीज़ अच्छी रही होगी, प्रबंधन। उसका वो अच्छा हुआ है तो ही वो आगे बढ़ी है, ठीक है। प्रबंधन लाइफ में ज़रूरी है। विद्यालय में संस्था प्रधान या प्रिंसिपल या विद्यालय विकास समिति, SMC, विद्यालय प्रबंध समिति और विद्यालय विकास, SDMC, ठीक है। ये धारा 21 में, ये धारा आर्टिकल 22 में। या कोई बोर्ड प्रशासन का कार्य करते हैं, साथ ही उनके द्वारा विद्यालय का संचालन करना प्रबंधन कहलाता है। मतलब जो आपको पता है, जो विद्यालय विकास समिति या कोई बोर्ड प्रशासक कार्य करते हैं, साथ ही उनके विद्यालय का संचालन करना क्या कहलाता है, प्रबंधन कार्य में वो आते हैं। जबकि विद्यालय स्वयं एक निजी या सार्वजनिक संगठन औपचारिक होता है। मैंने बताया औपचारिक स्कूल के बारे में, अनौपचारिक आपका परिवार आ जाएगा। प्रबंधन किसी संगठन का मस्तिष्क होता है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके बाद अपन बात करते हैं, स्कूल एक प्रकार का संगठन है, तो संगठन का मस्तिष्क कौन होता है, प्रबंधन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आधुनिक जो प्रबंधन है उसके जनक कौन है, हेनरी फेयोल। देखो, हेनरी फेयोल ने 5 घटक सूत्र दिया था, POCCC, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हेनरी फेयोल, फेयोल से भी आप ध्यान रखोगे, F आ रहा है फेयोल, और 5 में भी 5, तो 5 FOCC, ठीक है, पोक, ठीक है। शैक्षिक, ये तो है आधुनिक प्रबंधन का जनक, मतलब मॉडर्न टाइम में अभी है ना। शैक्षिक प्रबंधन के अगर पूछ ले कि भाई बताओ शैक्षिक प्रबंधन के जनक कौन है, तो आपके लूथर गुलिक है ये।
देखो मॉडर्न टाइम में तो हेनरी फेयोल 5, और जो एजुकेशन आपको शिक्षा में आप बात करोगे शैक्षिक प्रबंधन में कौन आएगा, लूथर गुलिक आएगा। आप देख सकते हो हेनरी फेयोल ये फ्रांस के थे और इन्होंने 5 कार्य घटक दिए, ठीक है, पॉक, और इन्होंने 14 सिद्धांत बताए थे जिसमें से आरपीसी ने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। अभी आगे देखते हैं। अब देखो POCC, इसमें हर एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट एक आपको दे देगा कि सी की फुल फॉर्म बताओ, या पी का क्या मतलब होता है, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कोई भी प्लानिंग करना। नियोजन का मतलब क्या होता है, कोई योजना बनाना। ऑर्गेनाइजेशन आपको संगठन होता ही है, अधिकारी, कार्मिक या नियम। अब देखो नियोजन और संगठन, सी का पहले सी का मतलब क्या है, कमांड, कोई को आपको कमांड देना, निर्देश देना। फिर कमांड देने के बाद कंट्रोल करना, उसको कितनी कमांड देनी है, नियंत्रण करना। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन, आपको इसमें समन्वय बिठाना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप प्रबंधन के 5 घटक हेनरी फेयोल ने पोक दिया था। सबसे पहले आप योजना बनाओगे, ठीक है, फिर उसका संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप उसको निर्देश दोगे, ठीक है, फिर आप उसको नियंत्रण करोगे, लास्ट में जो सब चीज़ को आप समन्वय या तालमेल या के साथ आप कोऑर्डिनेशन उसके साथ कर लोगे। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। हेनरी फेयोल के जो 14 सिद्धांत है यहाँ से फिक्स है, आपको आरपीसी में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। अब देखो हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। पहला, कार्यों का विभाजन, ठीक है। कार्य को विभाजन में अपन बात करते हैं। कार्य विभाजन का अर्थ बड़े कार्यों को छोटे भागों में विभाजित करना। एक प्रकार से आप इसमें क्या हो रहा है, ये विश्लेषण, चीज़ों को तोड़ रहे हैं, बड़े कार्यों को छोटे भागों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक कार्य हेतु एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, मतलब एक ये कार्य है, इसको अलग अलग व्यक्तियों में बांट देना, मतलब कार्य का विभाजन करना। जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ हो, इस प्रकार के कार्य विभाजन से विशिष्टीकरण होता है। फेयोल के अनुसार कार्य विभाजन का उद्देश्य एक बार परिश्रम से अधिक उत्पादन और श्रेष्ठ कार्य करना है। विशिष्टीकरण मानवीय शक्ति का उपयोग करने का सकुशल तरीका है। मतलब जो भी कार्य है उसको काम में अलग अलग चीज़ों में बांट दिया और प्रत्येक कार्य के लिए एक योग्य व्यक्ति को इसमें चुनाव कर लिया जाता है। तो आपको तो नाम याद रखना है, डायरेक्ट नाम ही पूछते हैं कि हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों में से कौन सा नहीं है। पहला कार्य विभाजन हो गया, आपने काम को बांट दिया। अगला देखो, अगला है अधिकार व उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। आपका क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व, ये दोनों साथ साथ। फेयोल के अनुसार अधिकार आदेश देने, आज्ञा पालन करने का अधिकार, आज्ञा पालन करने का अधिकार, जबकि उत्तरदायित्व अधिकार एक उप सिद्धांत है। अधिकार दो प्रकार के हो सकते हैं। अधिकतर जो निर्देश देने का अधिकार होता है, जो व्यक्तिगत अधिकार, जो कि प्रबंधन का व्यक्तिगत अधिकार होता है। अधिकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से होती है, ठीक है। प्रबंधन को अधिकार उसके समान उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है। अधिकार व उत्तरदायित्व की समानता होनी चाहिए। एक प्रबंधन को वैध आदेश का जानबूझकर पालन न करने पर अधीनस्थ को दंड देने का अधिकार होना चाहिए, परंतु साथ ही अधीनस्थ को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने, अपना पक्ष रखने में पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। देखो डायरेक्ट आपको तो याद रखना है, पहले में अपने क्या करा, कार्य का विभाजन। फिर हर का अधिकार होता है कि दूसरों से काम करवाना, आज्ञा पालन करवाना, ठीक है, आदेश देना, अधिकार या उनके दायित्व को पूरा करवाना, ठीक है। दो हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत थे, दो हो गए। पहला कार्य का विभाजन करना, फिर उत्तरदायित्व या डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है अधिकार या उत्तरदायित्व। तीसरा है
अनुशासन, कार्य का विभाजन, उत्तरदायित्व या अब देखो अनुशासन अपन देखते हैं। फ्योल के अनुसार अनुशासन के लिए प्रत्येक स्तर पर अच्छे पर्यवेक्षक, स्पष्ट और संतोषजनक समझौते व दंड या न्यायोचित विधान की आवश्यकता होती है। कार्मिक और नियोक्ता के द्वारा बिना किसी द्वेष के अपने वायदों व उत्तरदायित्वों को पूरा करना, ये आपसी समझौते का सम्मान होता है। मतलब अनुशासन के साथ अपने काम करना। देखो अनुशासन 3 नंबर, 2 नंबर वापस देखो उत्तरदायित्व है, 1 नंबर देखो कार्यों का विभाजन। ठीक है, तीनों याद हो गए। किसके हैं ये? हेनरी फ्योल के पोक। ठीक है, अनुशासन हो गया। अब आदेश की एकता, तो आपके मूल्यों पे होने चाहिए। हेनरी फ्योल वाला ये आधुनिक प्रबंधन के जनक है, और जो शैक्षिक प्रबंधन के जनक है वो लूथर गुलिक है। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। फ्योल के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी का एक ही अधिकारी होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी एक ही समय में 2 अधिकारियों के आदेश लेता है तो उसे आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन। मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो यहाँ से भी आदेश ले रहा है और यहाँ से भी उसको आदेश दिया जा रहा है, तो ये एक प्रकार का उल्लंघन माना जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति एक ही अधिकारी से आदेश लेना चाहिए और उसका उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए। तो आदेश की एकता हो गई। फिर है निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। गतिविधियों के प्रत्येक समूह जिनके उद्देश्य समान होते हैं उनका एक ही अध्यक्ष, एक ही योजना होनी चाहिए, एक ही मुखिया, एक ही विभाग या होना चाहिए। ठीक है, ये कार्यवाही की एकता व सहयोग को सुनिश्चित करेगा। एक समान कार्य और विभागों हेतु निर्देश भी एक जैसे मिलने चाहिए। देखो निर्देश की एकता, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक समूह के उद्देश्य समान होंगे, अध्यक्ष और योजना भी इसमें होगी, एक ही मुखिया होगा, एक ही योजना होगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद करना है निर्देश की एकता। तो मेन तो आपको जो पॉइंट याद रखना है, निर्देश की एकता, आदेश की एकता, अनुशासन, उत्तरदायित्व और कार्य विभाजन। 6 नंबर आता है सामूहिक हित से। व्यक्तिगत हित संगठन के हितों पर हावी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत हित सामान्य हितों के अधीन होना चाहिए। फ्योल के अनुसार संगठन को कर्मचारी विशेष के हितों की तुलना को प्राथमिकता देनी चाहिए। सामूहिक हित इसमें ज़्यादा माना जाता है। कार्मिक का वेतन और पारिश्रमिक प्रतिफल, ठीक है, आपको डायरेक्ट लाइन याद कर रखनी है। वेतन जो है वो न्याय संगत या संतोषजनक होना चाहिए। कर्मचारी को इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए कि कम से कम उनका जीवन इस तरह एकदम अच्छा चल सके। ये कार्मिक वेतन। फिर आता है केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण। यही पूछा था फर्स्ट ग्रेड में, एक पूछा था कि इनमें से कौन सा नहीं है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। सामान्यतः बड़े संगठनों में छोटे छोटे संगठनों की तुलना में अधिक विकेंद्रीकरण होता है। बड़े संगठनों में छोटे संगठनों की तुलना में अधिक विकेंद्रीकरण होता है। इसमें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके पद सोपान, ये आपने देखा था, कर्मचारी, अधिकारी, उच्च अधिकारी, इनका क्रम चलता रहता है। ठीक है, अंदर इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये नाम याद होने चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा हेनरी फ्योल के सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, समता या समानता। संगठनों में मामलों में संचालन के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों के साथ न्याय और दया का व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके साथ समानता का प्रयोग होना। व्यवस्था और स्थापना, इस प्रक्रिया को संदर्भित करता है कि एक बार बुनियादी नौकरी संरचना तैयार हो जाने के बाद कर्मियों को सामग्री और सामाजिक व्यवस्था की ओर काम करने की आवश्यकता होती है। तो व्यवस्था और स्थापना आपको ध्यान रखनी है। स्थायी कार्यकाल, ठीक है,
तो स्थायी कार्यकाल होना चाहिए, पहल और सुझाव होनी चाहिए और एकता। इसका अर्थ होता है संगठन के कर्मियों के बीच सामंजस्य। संगठन को मजबूत बनाने के लिए उनमें एकता होनी चाहिए, उनमें पहल और सुझाव देना चाहिए, स्थायी उनका कार्यकाल होना चाहिए, व्यवस्था या स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, पद सोपान, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, कार्मिक का वेतन समान होना चाहिए, सामूहिक हित पे बात करो, निर्देश की एकता करो, आदेश की एकता। देखो, निर्देश की एकता, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अनुशासन होना चाहिए, उत्तरदायित्व, अधिकार या उत्तरदायित्व होना चाहिए और कार्यों का विभाजन। ये 14 सिद्धांत है। हेनरी फ्योल आधुनिकता प्रबंधन के जनक और शिक्षा प्रबंधन के जनक आपकी बात करोगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। शैक्षिक प्रबंधन के जनक लूथर गुलिक, आधुनिक के हेनरी फ्योल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आगे चलो, 14 सिद्धांत हो गए। अब आता है शैक्षिक प्रबंधन के जनक। कौन है आपके? लूथर गुलिक है। ये आप बुक्स देख सकते हो, गैंग प्लांक फेयोल की अवधारणा है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिसमें संगठन के पद सोपान में संचार हेतु अधिक समय लगने के कारण समान स्तर के कार्मिक सीधे एक दूसरे से संवाद कर सके, ताकि अनावश्यक जो विलंब है वो नहीं हो। इसको बोलते हैं गैंग प्लांक। ये फेयोल में आता है। अब देखो, लूथर गुलिक जापान के हैं। ये लोक प्रशासन के विशेषज्ञ सिद्धांत है और संगठन के 4 P, ठीक है, और 10 सिद्धांत और पोस्ट कोरम, ये इनका प्रसिद्ध है। इनकी पुस्तक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, संगठन के सिद्धांत पर नोट्स। आगे देखो, 4P पोस्ट कोरम सिद्धांत दिया। पोस्ट कोरम के 7 घटक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल। इसमें वैसे देखोगे तो टोटल कितने हैं? 8 है, पर इसको ये मानते नहीं। टोटल इसमें जो घटक है वो 7 ही होते हैं। देखते हैं अभी इसकी फुल फॉर्म देखोगे ना आप। देखो, 4P मतलब पर्पस, मतलब कि उद्देश्य। हर का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। प्रोसेस यानी प्रक्रिया, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान। ये संगठन के 4P हो गया। ठीक है, देखो इसको अपन यही आएगा कि 4P का मतलब उद्देश्य क्या है? विशेष उद्देश्य या कार्य की दृष्टि से जब किसी संगठन का निर्माण किया जाता है, तब इसे संगठन का कार्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। मतलब विशेष शिक्षा या कार्य की दृष्टि से जब कोई संगठन का निर्माण किया जाता है, तब इसे संगठन का कार्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। वास्तव में विभागीय संगठनों का मुख्य आधार कार्य या लक्ष्य होता है। फिर बात करते हैं प्रोसेस या प्रक्रिया। तो आपके पहले उद्देश्य हो गया। प्रक्रिया मतलब विभागीय संगठन के निर्माण में द्वितीय आधार पर लूथर गुलिक ने प्रक्रिया को रखा है। 1 नंबर आपका गोल होगा, ठीक है, जिसको पर्पस आप उद्देश्य बोलते हो। फिर उसके बाद प्रक्रिया होगी। विभागीय संगठन के निर्माण में द्वितीय आधार पर लूथर गुलिक ने प्रक्रिया को रखा है। प्रक्रिया का तात्पर्य उस योग्यता और ज्ञान से है जिसका संबंध विशेषीकरण की प्रवृत्ति से होता है। प्रक्रिया को ध्यान में रखकर ही संगठन का विभाजन किया जाता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग और प्रौद्योगिकीकरण विभाग। पर्पज पर्सन तो व्यक्ति हो ही गया। विभाग की संगठन के निर्माण में तृतीय आधार पर लूथर, ये सही कर लेना यहाँ पे ना, टाइपिंग एरर था, लूथर गुलिक कर लेना इसको ना, ने व्यक्तियों को रखा। इस प्रकार के संगठनों की विशेषता होती है कि वे सभी प्रकार की सेवा और
सुविधा उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जिनका ध्यान में रखकर संगठन का गठन किया गया है। तो 3 नंबर आता है पर्सन। प्लेस यानी स्थान, लूथर गुलिक ने स्थान को भी विभागीय संगठन का आधार माना और ये सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो 4 P आपको ध्यान रखना है, पर्पज़, प्रक्रिया, व्यक्ति और प्लेस। अब देखो पोस्ट गोरम के 7 घटक। अब देखो पहला P है आपके प्लानिंग, मतलब योजना या निर्माण। इसमें पूछते हैं कि इस P का क्या मतलब है, O का ऑर्गेनाइज संगठन क्या मतलब है, S का मतलब स्टैटिक कार्मिक क्या हो गया, D का पूछते हैं कि D का मतलब क्या है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये फर्स्ट ग्रेड में हर बार क्वेश्चन आता है कि D का मतलब क्या होता है। तो निर्देशन फिक्स है ये, डी ही पूछते हैं ये। डी का मतलब डायरेक्शन या निर्देश। CO ये पूरा है, CO साथ है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय। आर का मतलब रिपोर्टिंग और बी का मतलब बजटिंग यानी आपके वित्त, आय या व्यय का लेखा जोखा। तो पोस्ट कार्ड हो गया में 4P हो गया, साथ इसके वो घटक हो गए अपने देख लिया। अब देखो प्रबंधन की विशेषता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रबंधन की क्या विशेषता है। देखो प्रबंधन की विशेषता, सबसे पहले प्रबंधन में अपन करते हैं। अब देखो प्रबंधन किस में आता है, प्रशासन के अंदर ही, तो इसी का ही पार्ट है ना। तो ये व्यापक है, ये इसी के अंदर होता है, ये थोड़ा सा इससे के अंदर आ गया तो सीमित हो गया ना। तो प्रशासन के अंदर ही आता है, दोनों की तुलना देखते हैं तो प्रबंधन में सबसे पहले होगा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। जो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होगी सबसे पहले, ठीक है। और प्रबंधन क्या है, इस बहुत होता है, व्यापक है, सार्वभौमिक होती है, मतलब सब जगह प्रबंधन चलेगा। ऐसे नहीं कि भाई अपने भारत में ही चल रहा है तो अमेरिका में नहीं, सब जगह हर आपके देश में ये आपके चलेगा। तो सार्वभौमिक है प्रबंधन। बहुआयामी है, मल्टी डायरेक्शन, सामूहिक प्रयास होता है, व्यक्तिगत नहीं होता। कला और विज्ञान दोनों, यहाँ से फिक्स है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना। इसमें से पूछेगा कि प्रबंधन की विशेषता कौन सी नहीं है। गत्यात्मक होता है, गतिशील है, अनुशासन के द्वारा होता है और अमूर्त होता है। अब ये चीज़ें कई चीज़ इसमें दिखती नहीं है, मूर्त थोड़ी होता है ना, अमूर्त चीज़ें होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छप सकता है यहाँ से। मानवीय क्रियाकलाप, ठीक है, जो मानवीय क्रियाकलाप होता है प्रबंधन, ये इम्पोर्टेंट। प्रबंधन आपके लिए साधन है, आपके लिए एक हेल्पफुल है आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। जैसे एक आप करते हो, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो फर्स्ट ग्रेड आपके लिए क्या है, आपका उद्देश्य है, ठीक है, आपका लक्ष्य है। इसके लिए साधन के लिए, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो या कोई कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, ये क्या है, साधन है। इसी प्रकार ये भी प्रबंधन क्या है, साधन है, क्या नहीं है, साध्य नहीं है। जैसे फर्स्ट ग्रेड आपका क्या है, साध्य उद्देश्य है आपका, और ये आपके प्रबंधन क्या हो गया, ये साधन है। समझ में आ गया। दक्षता या कौशल सब इसमें आ जाती है। कार्यों का विभाजन होता है, सीक्वेंस होती है, क्रमबद्धता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया सब जगह कंटिन्यूस और निरंतर ये चलती रहती है, मतलब गत्यात्मक है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, एग्ज़ाम में दे देगा कि ये सार्वभौमिक नहीं है, सार्वभौमिक है। ये एक ही दिशा में होती है, नहीं, सब दिशा में होती है। ये व्यक्तिगत है, नहीं, ये सामूहिक है। कैसे भी क्वेश्चन वो ऑप्शन दे सकता है। ये गत्यात्मक नहीं है। ये मूर्त है, नहीं, ये अमूर्त है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो प्रबंधन की प्रकृति पर, आप बात करते हैं प्रबंधन की प्रकृति में कला है या विज्ञान या व्यवसाय, क्या है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। तो प्रबंधन क्या है, एक कला है, एक विज्ञान है, एक व्यवसाय या व्यवसाय है। पक्ष में तर्क देखो, कला के लिए रचनात्मक, मौलिकता, कल्पनाशीलता, पहल, कला के गुण। प्रबंधन एक विज्ञान है,
पक्ष में कर्मण्यता है, सिद्धांत है, परीक्षण है, प्रयोग है, विज्ञान के गुण है। ठीक है, कर्मण्यता होती है, सिद्धांत होगी, एक व्यवसाय है। ठीक है, निष्कर्ष प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रबंधन क्या है, क्वेश्चन आ गया तो कला और विज्ञान दोनों है। बस ये आपको लाइन पूरा निष्कर्ष इसका यही निकलता है। अब देखो प्रबंधन की शैलियाँ, बहुत आराम से अपन टॉपिक को कर रहे हैं और वो टू द पॉइंट कंटेंट अपन ले रहे हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट छपेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी आपको लगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट आप ज़रूर करें। इसमें अपन हर टॉपिक वाइज इसमें 50 क्वेश्चन दिए हैं इस बुक में, और कुल मिलाकर इसमें 600 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हर टॉपिक के बाद में अपन क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो प्रबंधन की शैलियाँ। प्रबंधन पहले देखते हैं प्रजातांत्रिक शैली। प्रजातांत्रिक मतलब जो कार्मिक होते हैं उनकी स्वतंत्रता, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और उनकी राय का निर्णय और सुधार की संभावना होती है। निरंकुश शैली, सत्ता का केंद्रीकरण, सत्तावादी रवैया या आदेशात्मक शैली। मिक्स शैली, समन्वयकारी, मध्यम रास्ता, आवश्यकता के अनुसार रवैया। हस्तक्षेप शैली, अधीनस्थों पर कार्यभार प्रबंधन की उदासीनता, प्रबंधन सार कार्य अधीनस्थों को सौंप देता है और स्वयं उदासीन होकर हस्तक्षेप युक्त प्रबंधन करता है। निष्कर्ष क्या है, वर्तमान में प्रजातांत्रिक शैली सर्वाधिक कारगर है। इसको रट लेना, किसी एक संगठन की सफलता के लिए ये आवश्यक है। अब शैक्षिक प्रबंधन किसने दिया, आधुनिक तो आपको पता है, शैक्षिक प्रबंधन लूथर गुलिक ने दिया। आधुनिक किसने दिया, हेनरी फेयोल ने। शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट लूथर गुलिक। शैक्षिक प्रबंधन सत्ता और औपचारिक संगठन है। शिक्षा स्कूल एक औपचारिक है, आपको पता है, अनौपचारिक नहीं है। जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रमबद्ध व समन्वित प्रयास करता है। शैक्षिक प्रबंधन अर्थात शिक्षा में गुणवत्ता और प्रभावी अधिगम के लिए प्रबंधन करता है। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है, सबसे पहले योजना बनेगी, सर्वांगीण विकास होगा, कुशल नागरिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सकारात्मकता का विकास होगा, समावेशी विकास, विशेष बालकों को भी शिक्षा दी जाएगी और प्रबंधन किया जाएगा। आगे देखो शैक्षिक मैनेजमेंट में उद्देश्यपूर्ण होगा, क्रमबद्धता होती है, गतिशीलता होती है। हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, दक्षता, समन्वय, सहयोग, कौशल, ये सब चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान में आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के एजुकेशन जो मैनेजमेंट है उसके तत्व देख लो। हैटल ने 3 तत्व दिए हैं, कौन से, इनपुट होगी, इनपुट को हिंदी में बोलते हैं अदा। ठीक है, फिर कोई चीज़ की प्रोसेस होती है प्रक्रिया, आउटपुट होती है उसको प्रदा। शैक्षिक मैनेजमेंट के तत्व है, किसने दिए 3 ये, हर्टेल। ठीक है, और इसी को अदा को भौतिक संसाधन, प्रोसेस मानवीय संसाधन, प्रदा इसका परिणाम उपलब्धियाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ये इनका ऑर्डर हर एग्जाम में पूछते हैं, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। ऑप्शन में प्रोसेस को यहाँ पे दे देते हैं, पर प्रोसेस हमेशा बीच में रहती है। आप कंप्यूटर में भी देखते हो कोई चीज़, जैसे आपने भाई ज्ञान सरोवर टाइप करा तो इनपुट करा ना, ज्ञान सरोवर लिखा, अब कंप्यूटर में ज्ञान सरोवर की चीज़ें आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, जैसे कोई पेज आ गया ज्ञान सरोवर का, ठीक है, इसको आप, ये प्रोसेस ही तो हो रही है, इस प्रोसेस के बाद में वो ये पेज बाहर आ गया, मतलब प्रिंट निकाल लिया आपने, तो ये आउटपुट हो गया, ये प्रोसेस हो गया, ये इनपुट हो गया। ठीक है, अब विद्यालय के संगठन के 4 तत्व होते हैं, देखो कौन कौन से। भौतिक तत्व है जिसमें पूरा विद्यालय की बिल्डिंग हो गई। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, जो अभी शिक्षण विद्या मतलब जो भी सामान चाहिए, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, मैदान, खेल कूद, ठीक है, जो भी, पहला भौतिक तत्व है।
मानवीय संसाधन में क्या आ जाएंगे, जो टीचर, प्राचार्य, उच्च अधिकारी आ जाएंगे, SDMC के सदस्य। ठीक है। आर्थिक सहायता में कोई वित्त या अनुदान या कोष या फीस वाले आ जाएंगे। प्रबंधनीय तत्व में अनुशासन, समय सारणी और पाठ्य से गामी क्रियाएं आ जाएगी। अगला देखो, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में पोस्टकोरम, संप्रेषण और अभिप्रेरणा, ये चीज़ें इसमें आती है। संप्रेषण आपको पता ही है, दो या दो से अधिक के बीच जो संवेगों का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं, संप्रेषण। इसमें एक प्रेषक होता है, एक संवाद सूचना होती है, एक माध्यम होता है, एक प्राप्तकर्ता को रिसीवर कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये ऐसी प्रोसेस चलती रहती है इनके माध्यम से। प्रेषक, यहाँ से सूचना गई, ये बीच में माध्यम, ये रिसीवर, ये प्रतिक्रिया हुई, ये वापस इसके पास पहुँच गई। अभिप्रेरणा आप जानते हो, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, सुपर हाईवे। ठीक है, इसने कहा, स्किनर ने। लिंकट ने अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय है। देखो, जो अभिप्रेरणा है प्रबंधन का क्या है, हृदय। ये किसने कहा, लिंकट ने। कार्मिकों में कार्यों के प्रति रुचि या इच्छा पैदा करना या उनमें संवेग या मोटिवेशन उत्पन्न करना अभिप्रेरणा होती है। पोस्ट गौरव, ये अपने देख लिया। जो सेंटर में जो शिक्षा मंत्रालय होता है, वो राज्य में भी शिक्षा मंत्रालय होता है, इसमें शिक्षा विभाग होता है, इसमें भी शिक्षा विभाग होता है। इसके नीचे यहाँ पे विविध अभिप्रेरणा चलती है, इसमें भी आपके शिक्षा में एक तो शिक्षा सचिवालय जयपुर है, एक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर है। ठीक है, यहाँ पे कार्य नीति का निर्माण होता है शिक्षा सचिवालय जयपुर में, यहाँ जो बीकानेर निर्देशालय में क्रियान्वयन होता है। ठीक है, अलग अलग 4 शिक्षा विभाग, 4 आगे। इसमें NCERT, UGC, NCT और न्यूपा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा जैसे यहाँ NCERT है, यहाँ पे RSCERT चलता है। ठीक है, अब देखो विशेष तत्व क्या क्या है। प्रधानाध्यापक विद्यालय का कप्तान, जो आपके प्रधानाध्यापक होता है वो विद्यालय का कप्तान, सेनापति या मस्तिष्क कहलाता है। पूछ सकते हैं कि जो प्रधानाध्यापक है स्कूल के HM, प्रधानाध्यापक उस विद्यालय के कप्तान, सेनापति या उस विद्यालय के क्या है, मस्तिष्क है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, विद्यालय के वातावरण में प्रधानाध्यापक की छवि नजर आती है। विद्यालय के वातावरण में प्रधानाध्यापक की छवि नजर आती है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया के 3 बिंदु होते हैं। एक आपके टीचर, ये टीचर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, ये पाठ्य सामग्री हो गई। पुस्तकालय को विद्यालय का क्या कहते हैं, हृदय। देखो, मस्तिष्क कौन होगा, विद्यालय का प्रधानाध्यापक। हृदय कौन होगा, पुस्तकालय। निर्देशन सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत दे सकते हो, सामूहिक दे लो या शैक्षिक दे लो। शैक्षिक में 2 प्रकार से होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, या व्यक्तिगत या सामूहिक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की योजना रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में, कब, 1813 में। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची क्या होती है, जिसपे आपके राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाए। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, समवर्ती सूची का विषय। कक्षा 1 से 8वीं तक सप्ताह में 48 क्लास। ठीक है, 6 दिन 8 क्लास प्रतिदिन, मतलब एक बात करें, हर दिन 6 दिन में हर दिन 8 क्लास, टोटल 48 क्लास होनी चाहिए। 1 से 8वीं तक इसको बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा। 1 से 8वीं तक, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा है कि प्रारंभिक शिक्षा कौन सी होती है, 1 से 8वीं तक। कक्षा 11 में विषयों में ऐच्छिक के 10 क्लास, 12 में 11 क्लास सप्ताह निर्धारित है। अनिवार्य विषय में 6 क्लास। ठीक है, ये आपको पूरा याद। कक्षा 12 में अनिवार्य 6 × 2
एच में 11 × 3 + 3 अन्य। नॉर्मली आपको याद रखना है प्रबंधन का नौकरशाही सिद्धांत, पद में शक्ति होती है न कि व्यक्ति में। ये कौन कहता है? प्रबंधन में नौकरशाही सिद्धांत किसने कहा? कि पद ही सब कुछ होता है ना, मैक्स वेबर। सही बात है ये ना। अगला देखो, दो 2020 मानव संसाधन। देखो आपने पढ़ा होगा NEP 2020 कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति भारत में 34 वर्ष बाद आई है। शिक्षा मानव MHRD का नाम अब क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में शिक्षण का सत्तावादी स्तर नियंत्रण और एक तरफा रटंत मान्य नहीं है, बल्कि प्रजातांत्रिक मतलब बाल केंद्रित आदि है, जिसमें टीचिंग लर्निंग मेटेरियल भागीदारी रुचिपूर्ण मार्गदर्शन और व्यक्तिगत शिक्षण और समावेशी शिक्षा दी जाती है। अब वर्तमान पैटर्न चल रहा है प्रजातांत्रिक को ही कहते हैं बाल केंद्रित। हेनरी फेयोल फ्रांस, इनकी पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्या दिया इन्होंने? POCC। लूथर गुलिक आधुनिक के जनक हो गए। लूथर गुलिक ये आपके शैक्षिक प्रबंधन के जनक हो गए। ये आधुनिक के हो गए प्रबंधन के। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स के बाद पेपर आपको पता ही है कि शिक्षा में ही होते हैं, तो ऐसे याद रख लेना। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये आपकी दी थी हेनरी फेयोल ने। अब देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अपन हर टॉपिक के बाद 50 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको रियल में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि अपन जो क्रैश कोर्स वाली सीरीज़ है इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। अपन डिटेल से कर रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको बुक मार्केट में किसी भी शॉप पर आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ज्ञान सरोवर की जो भी बुक अपनी फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी बुक आ रखी है, तो आपको मैं नंबर बता देता हूँ, यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। देखो 8949279482 8949279482 इन नंबर से ज्ञान सरोवर की जीके बुक, स्कूल मैनेजमेंट की मुकेश डाका सर की बुक और सोल्ड पेपर फर्स्ट ग्रेड के, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए बुकें आ रखी है। तो ये बुक आपके पास सिलेक्शन कंटेंट है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। या तो आपके शॉप से ले सकते हो या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। फ्री डिलीवरी है। डिलीवरी चार्ज 45 रुपये लगते हैं, वो आपके लिए नहीं लिया जाएगा। आप कोई सी भी बुक यहाँ से मंगवा सकते हो, मार्केट रेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट अपन इसमें टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।